ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें के स्किज़ोफ्रेनिया को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि डिल्यूजन किसे कहते हैं। डिल्यूजन बेसिकली एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ को कहा जाता है, यानी कि एक बिलीफ जो कि गलत है, लेकिन पेशेंट में वो बिलीफ फिक्स्ड है और पेशेंट उसको गलत मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि उसका कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस मौजूद होता है। उसको आप बताते हैं, फुल एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिलीफ उनका गलत है, लेकिन वो फिर भी फिक्स्ड होता है और वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसे डिल्यूजन कहते हैं। उसके बाद ये डिल्यूजन आपके पास दो किस्म के हो सकते हैं। ये बिजार भी हो सकते हैं और ये नॉन बिजार भी हो सकते हैं। बिजार का मतलब ये है कि इंतहाई अजीबो गरीब चीज जो कि बिल्कुल सच नहीं हो सकती, उसको बिजार डिल्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल ये है इसकी कि यानी कि एक बंदा कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इस मुल्क का, तो ये एक बिजार डिल्यूजन है, क्योंकि आपको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। या वो कहता है कि आज सुबह मैंने मीटिंग की एलियंस के साथ और मैंने कहा कि तुम लोगों ने हमला नहीं करना अर्थ के ऊपर, तो ये एक बिजार डिल्यूजन है। नॉन बिजार डिल्यूजन किसे कहते हैं? नॉन बिजार डिल्यूजन ऐसा डिल्यूजन होता है जो कि सच हो सकता है, लेकिन वो एक फॉल्स बिलीफ है। यानी कि ये पेशेंट कहता है कि आज सुबह जो मुझे नर्स इंजेक्शन लगाने के लिए आई थी, वो मुझसे प्यार करती है। तो ये चीज एक नॉन बिजार डिल्यूजन इस तरह है कि ये चीज सच भी हो सकती है, लेकिन इन रियलिटी वो चीज एक फॉल्स बिलीफ है पेशेंट का, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बिजार और नॉन बिजार डिल्यूजन में फर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया क्या चीज है? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक थॉट डिसऑर्डर है, जिसमें आपके पास पेशेंट पेशेंट को ये चीज डिल्यूजन्स होते हैं और उसके अलावा पेशेंट को हेलुसिनेशंस होती हैं। अब इसमें थॉट डिसऑर्डर, इसमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा पाया गया है। ये देखा गया है कि आपके पास जो ट्विन्स हैं उनमें ये चीज पाई जाती है, या फैमिलीज में ये चीज रन करती है। स्किज़ोफ्रेनिया का जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा इसमें दो किस्म के सिम्टम्स होते हैं। एक आपके पास पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और एक कुछ सिम्टम्स आपके पास नेगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके पास डोपामिन की एक्सेस की वजह से होते हैं, यानी कि जब डोपामिन बहुत ज्यादा होता है तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स सेरोटोनिन के ज्यादा होने की वजह से होते हैं, और सेरोटोनिन की एक्सेस की वजह से नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। इनका कोई इस तरह क्लिनिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन ये जब देखा गया है कि जब आप डोपामिन एंटागोनिस्ट दें तो आपके पास पॉजिटिव सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, और जब आप सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट दें तो नेगेटिव सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो उसकी बेस पे ये पोस्टुलेट किया गया है, हाइपोथेसाइज किया गया है कि ये वजह होगी पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की। अब जब आप एक पेशेंट को डायग्नोज करना चाहते हैं कि इस पेशेंट में आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आपके पास जरूरी है कि पेशेंट को दो या दो से ज्यादा, और वन मस्ट बी फ्रॉम 1 to 3, यानी कि अभी मैं जो कुछ सिम्टम्स लिखने वाला हूं, इन सिम्टम्स में से दो या दो से ज्यादा सिम्टम्स का होना जरूरी है, और फिर उनमें से जो पहले तीन है वो आपके पास उनमें से एक का होना बहुत जरूरी है। इसकी आपको ज्यादा समझ आएगी जब हम इसको लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स हैं जिनका जो होते हैं पेशेंट को? वन, पेशेंट को डिल्यूजन्स होते हैं, पेशेंट को फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होते हैं। वो बिजार भी हो सकते हैं और नॉन बिजार भी हो सकते हैं। डिल्यूजन में मेनली आपके पास परसिक्यूशन का डिल्यूजन पाया जाता है, यानी कि ये समझते हैं कि इनके पीछे सीआईए पड़ी हुई है, या इनके पीछे एक क्या नाम है, कोई एजेंसी उनके पीछे पड़ी हुई है और उनको मारना चाहती है, या उनका पड़ोसी उन्हें मारना चाहता है, या एक बंदा कहता है कि मेरी बीवी मुझे मारने पे प्लान कर रही है। या पेशेंट में ग्रेंडियोसिटी होती है, पेशेंट समझता है कि वो बहुत ही बड़ा इंसान है, बहुत ही अजीम शख्स है और उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तो ग्रेंडियोसिटी का डिल्यूजन भी हो सकता है। पेशेंट को हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि आपके पास पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है। ये वो पेशेंट होगा जो आपके साथ खाने की टेबल पे बैठेगा तो एक प्लेट अपने सामने किसी और बंदे के लिए रखेगा, उसके साथ बातें करेगा, और उसकी इवन उसकी बातों के अंदर ब्रेक्स होंगे। जब वो बातों के दरमियान ब्रेक्स लेगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो सुन रहा होता है दूसरे की बात, जबकि आगे कोई बंदा टेबल पे नहीं बैठा होता। तो ये वो बंदा है, जिस तरह आप किसी मोबाइल फोन पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा होता कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, लेकिन
लेकिन वो बंदा मोबाइल फोन पे बातें करता दिखाई दे रहा होता है। इस तरह हेलुसिनेशंस इनको ऑडिटरी होती हैं और ये बंदे किसी से बातें करते दिखाई दे रहे होते हैं, बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन ये बंदे को हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। ये वो बंदा होगा जो आपके साथ बात कर रहा होगा और कोई बंदा नहीं होगा कमरे में, लेकिन इनको एक तीसरे बंदे की आवाज कंटिन्यूअसली आ रही होगी, तंग कर रही होगी और ये जबरदस्ती उस आवाज को चुप कराने की कोशिश कर रहे होंगे। उनको अक्सर पता होगा कि ये चीज उनको स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रही है, तो हेलुसिनेशंस पाई जाती हैं। उसके अलावा पेशेंट डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन को हम दो एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे कि आपके पास दो चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकती हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन पेशेंट की स्पीच में भी पाई जा सकती है कि पेशेंट की स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड हो, या पेशेंट का बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, यानी कि पेशेंट पेशेंट अनाप शनाप कोई बातें कर रहा है जिसकी आपको कोई समझ नहीं आती। एक वर्ड सैलेड होता है जिसमें किधर की बात पानी, ग्लास, चाय, खाना, किधर की बात किधर से मिला रहा होता है और आपके पास उसकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है। बिहेवियर से मुराद ये है कि ये वो बंदा होगा जो अब अपना ख्याल नहीं रखता, ना ही बाल कंघी करता है, ना ही नहाता है, ना ही कपड़े बदलता है और इंतहाई गलीज जिंदगी गुजार रहा है, तो इसका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा। तो ये आपके पास होते हैं सारे पॉजिटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है? नेगेटिव सिम्टम्स में बेसिकली आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट किसे कहते हैं? फ्लैट इफेक्ट क्या होता है? फ्लैट इफेक्ट में बेसिकली ये होता है कि पेशेंट की पॉवर्टी ऑफ स्पीच होती है, यानी कि पेशेंट को स्पीच में कोई प्रॉब्लम होती है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच यानी कि उसके पास अल्फाज नहीं होते। आप उसके साथ बात करना चाहते होते हैं लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं होते। वो आपकी बातें सुनता रहता है, लेकिन उसके पास कोई अल्फाज नहीं होते बयान करने के लिए। और एनहेडोनिया यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसका हमने डिप्रेशन में पढ़ा था कि आपके पास एनहेडोनिया जो है वो आपके पास लॉस ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता। और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट यानी कि ये बंदा अगर आपके पास एक टीचर था, या ये बंदा आपके पास एक डॉक्टर था या एक प्रोफेसर था, तो अब कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इसकी इतनी होगी कि ये अब आपके पास अपनी सारा प्रोफेशन, सारे स्किल्स भूल जाएंगे। ये वो बंदा होगा जो अब पहले वायलिन बजाता था लेकिन अब वो उसे चीजें भूल रही हैं। वो चीजें मैथ्स अगर अच्छी आती थी तो अब भूल चुका है। तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होती है इसमें। उसके अलावा डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? दो या दो से ज्यादा चीजें हों, लेकिन आपके पास इन द फर्स्ट थ्री आपके पास एक का होना जरूरी है। वन मस्ट बी फ्रॉम 1 to 3 और दो से ज्यादा आपके पास वो हों। अब प्रेजेंटेशन कैसे होती है पेशेंट की? आपके पास पेशेंट किस तरह आते हैं? प्रेजेंटेशन मेनली जो होती है पेशेंट की, वो आपके पास यूजुअली टीन एज में होती है। फर्स्ट टाइम पेशेंट को टीन एज में एक साइकोटिक ब्रेक आता है। साइकोटिक ब्रेक किसे कहते हैं? साइकोटिक ब्रेक बेसिकली एक एक मेंटल ब्रेकडाउन की कंडीशन होती है कि आपके पास जैसे टीन एज होती है और टीन एज में आपके पास यूजुअली 20s के अंदर, 20s to 30s के अंदर भी आपके पास पेशेंट आ सकते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें इंसान की लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है, जॉब का स्ट्रेस, आगे प्रैक्टिकल लाइफ का स्ट्रेस, अर्निंग का स्ट्रेस। तो इन चीजों के स्ट्रेस की वजह से पेशेंट में साइकोटिक ब्रेक आता है और ये जेनेटिक कंपोनेंट अपना सर उठाना शुरू कर देता है और पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। शायद वो सिम्टम्स पहली दफा साइकोटिक ब्रेक में इतने सिवियर ना हो, लेकिन विद सब्सीक्वेंट साइकोटिक ब्रेक्स आपके पास सिम्टम्स और ज्यादा एग्जैसरबेट होते जाते हैं। यानी कि ये वो टीनेजर होगा, वो लड़का होगा जो आपके पास पहले बहुत ज्यादा एक्टिव था, पहले बहुत ज्यादा सोशल था, गेम्स खेलता था, अपना इसके दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन अब जो है वो घर में बंद हो गया है। और जब आप इसके पास घर में जाते हैं तो इसने अब इसके बाल बिखरे हुए होते हैं, इसके कपड़े बिखरे हुए होते हैं और इंतहाई गलीज हालत में रह रहा होता है, किसी और के साथ बातें कर रहा होता है और आपको कह रहा होता है कि मेरे पीछे एलियंस आए हैं सुबह को और वो मुझे कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मार्स में ले जाना है, लेकिन मैं मार्स नहीं जाना चाहता। तो ये साइकोटिक सिम्टम्स उससे आ रहे होते हैं। हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, या वो कहेगा कि आपको कि टीवी पे जो एंकर बैठी है वो मेरे बारे बातें कर रही है, वो मेरे बारे बता रही है, मेरी तारीफ कर रही है। तो आपके पास ये साइकोटिक ब्रेक के सिम्टम्स होंगे जो कि इस टाइम आएंगे।
अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि आपने रूल आउट करना है कि क्या ये पेशेंट कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, यानी कि वजह ये ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो ड्रग्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग्स के लिए आपको टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करनी पड़नी है, यानी कि आप टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करें और चेक करें कि क्या पेशेंट कोई ड्रग्स तो यूज नहीं कर रहा, खास तौर पे कोकेन तो यूज नहीं कर रहा। और उसके अलावा आपने आपने इस चीज का ड्यूरेशन देखना है कि ये सिम्टम्स कितने टाइम से पेशेंट को हैं और ड्यूरेशन क्या है इन सिम्टम्स का। और साथ मूड डिसऑर्डर तो एसोसिएटेड नहीं है, साथ मूड बाइपोलर डिप्रेशन या ये चीजें एसोसिएटेड तो नहीं है। तो ये चीजें आपके पास आपने देखनी है और उसकी बेसिस पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं और उसके बाद हम इनके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने बात की कि आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया सेंटर में होता है और स्किज़ोफ्रेनिया से ऊपर की तरफ तमाम वो डिसऑर्डर्स होंगे जो टाइम से रिलेटेड होंगे, यानी कि टाइम कितने ड्यूरेशन से पेशेंट को सिम्टम्स हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया से नीचे की तरफ हमारे पास तमाम वो सिम्टम्स होंगे, तमाम वो डिसऑर्डर्स होंगे जो जिनके साथ मूड डिसऑर्डर भी एसोसिएटेड है। अब अगर पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो स्किज़ोफ्रेनिया में हमारे पास जरूरी ये होता है कि पेशेंट का ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स जो है वो, तो पेशेंट का ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स ग्रेटर देन 6 मंथ्स आपके पास जब होता है तो हम कहते हैं कि आपके पास ये एक स्किज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर है। और सिम्टम्स ग्रेटर देन 6 मंथ्स, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो फॉर लाइफ दिया जाता है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। इसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट को सिम्टम्स कम टाइम के लिए हो तो उसे कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में ये होता है, ये पेशेंट यूजुअली आपके पास प्रेगनेंसी के बाद वाले पेशेंट्स होते हैं जो कि आपके पास ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में होता है जाते हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस में क्या होता है, पोस्टपार्टम साइकोसिस में आपके पास पेशेंट को आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, पेशेंट पोस्टपार्टम साइकोसिस में चला जाते हैं और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए जरूरी है कि आपके पास ग्रेटर देन 1 डे और एंड लेस देन 1 मंथ पेशेंट को सिम्टम हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा और एक महीने से कम पेशेंट को सिम्टम्स हो तो आपके पास ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है। ट्रीटमेंट इसका जो होता है वो फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जब तक सिम्टम्स है, यूजुअली 1 मंथ के लिए सिम्टम्स होते हैं तो 1 मंथ का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास इससे आगे हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म भी टाइम से रिलेटेड है, जिस तरह ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर 1 मंथ के लिए होता है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म 1 मंथ से ज्यादा होता है लेकिन 6 मंथ से कम होता है, यानी कि आपके पास 6 मंथ से ज्यादा होता तो आप स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, अगर 1 मंथ के अंदर अंदर हो तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, और 1 मंथ और 6 मंथ के दरमियान में हो तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म कहते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है इसका यूजुअली 3 to 6 मंथ्स तक दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास अब आते हैं मूड प्लस माइनस मूड, ये तो टाइम रिलेटेड था, हमारे पास 6 महीने से ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया है, 1 महीने और 6 महीने के दरमियान में है तो स्किज़ोफ्रेनिमॉम, और 1 मंथ के अंदर है तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर लाइक जैसे कि पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब हम आते हैं उन डिसऑर्डर्स की तरफ जिसमें मूड होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में साइकोसिस होता है, साइकोसिस प्रीडोमिनेंट होता है, और साइकोसिस के साथ यानी कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स वगैरह होती हैं, और इसके साथ आपके पास मूड डिसऑर्डर भी मौजूद होता है, यानी कि मूड डिसऑर्डर भी होता है और साइकोसिस प्रीडोमिनेंट, डिप्रेशन, मूड एलिवेशन, तो ये चीजें भी पाई जाती हैं, और साइकोसिस भी होता है। ट्रीटमेंट इसका कैसे हो किया जाता है, ट्रीटमेंट इसका किया जाता है, इसमें आपको पहले मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करना होगा और मूड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बाद आप साइकोसिस को ट्रीट करते हैं। तो मूड डिसऑर्डर इज ट्रीटेड फर्स्ट, मूड डिसऑर्डर को पहले ट्रीट करना है, उसके बाद आपने साइकोसिस को ट्रीट करना है, इसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अगर आपके पास पेशेंट को मूड डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंट है, यानी कि मूड डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंट
विद लिटिल बिट ऑफ साइकोसिस, यानी कि इसमें साइकोसिस कम है और मूड डिसऑर्डर ज्यादा है। साइकोसिस कम होता है लेकिन मूड डिसऑर्डर ज्यादा होता है। यहाँ पे आपके पास स्किज़ोअफेक्टिव में साइकोसिस प्रीडोमिनेंट था लेकिन मूड कम था। यहाँ पे मूड अफेक्ट डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंट हो सकता है और साइकोसिस कम होता है। तो ये अभी आपके पास एक प्रेजेंटेशन हो सकती है स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर में। इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह के, आपको पहले फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट मूड डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बाद आप पेशेंट का साइकोसिस को ट्रीट करते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि स्किज़ोफ्रेनिया विद मूड क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया विद टाइम क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि हमारे पास ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया का या साइकोटिक डिसऑर्डर्स का। ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास दो किस्म की ड्रग्स होती हैं। एक टिपिकल ड्रग्स होती हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, और दूसरे हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। टिपिकल साइको एंटीसाइकोटिक्स जो थी ये पहले आई थी, यानी कि पहले डिस्कवर हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें टिपिकल कहा जाता है। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ज्यादा पोटेंट हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी उतनी ही ज्यादा है। साइड इफेक्ट ज्यादा इनके होते हैं और आपके पास, लेकिन ये पोटेंट ड्रग्स हैं। साइड इफेक्ट्स के अलावा ये सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स पे एक्ट करती हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स पे काम करते हैं। साइड इफेक्ट ज्यादा है लेकिन पोटेंट ज्यादा है। पोटेंसी एटिपिकल की उनसे कम है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी कम है। साइड इफेक्ट भी आपके पास एटिपिकल के कम होते हैं। और ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं, यानी कि आपके पास एटिपिकल ड्रग्स जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों पे काम करते हैं। तो टिपिकल पोटेंट ज्यादा है, साइड इफेक्ट ज्यादा है और पॉजिटिव सिम्टम्स पे काम करते हैं। एटिपिकल की पोटेंसी कम है, साइड इफेक्ट भी कम है, लेकिन ये दोनों पे काम करते हैं। अब पेशेंट को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, जिस पेशेंट को हम ट्रीट करना चाहते हैं उसको हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि आपके पास एक पेशेंट है जो कि एक किस्म का नॉर्मल पेशेंट तो नहीं, लेकिन मतलब एक नॉर्मल पेशेंट है जो कि आपके पास कंप्लायंस शो करना चाहता है, जो कहता है, जिसको नया नया डिसऑर्डर हुआ है और वो कहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूं, मुझे इस प्रॉब्लम से जान छुड़वानी है। तो ये वो पेशेंट है जो आपके पास कंप्लायंस शो करना चाहता है, दवाइयां लेना चाहता है। तो इसको आप किस चीज से शुरू करते हैं? इसको आप एटिपिकल ड्रग्स से शुरू करते हैं, क्योंकि एटिपिकल ड्रग्स की प्रोफाइल, साइड इफेक्ट्स कम है और इफेक्टिव ड्रग्स भी हैं। तो इसमें आपके पास कौन सी ड्रग यूज की जाती है? इसके क्यूटापीन यूज की जाती है और ओलेंजापीन यूज की जाती है और रिसोपेरिडोल यूज की जाती है। तो ये आपके पास वो ड्रग्स हैं जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं ऐसे पेशेंट में जो कि कंप्लायंट पेशेंट है और जिसको सिम्टम ज्यादा सेवेयर नहीं है और ये ठीक होना चाहता है और कम दवाइयां लेना चाहता है। फिर दूसरे वो पेशेंट्स होते हैं जो कि आपके पास आते हैं ओपीडी में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और ये कम्बेटिव पेशेंट होते हैं, यानी कि ये वो पेशेंट है जो कि अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट आया हुआ है, जिसको आप हमारे आम जुबान में पागल कहते हैं, जिसको आपके पास काफी ज्यादा सिम्टम्स हैं और कम्बेटिव है। तो कम्बेटिव पेशेंट के लिए क्या यूज करना होगा? कम्बेटिव पेशेंट के लिए आपको, आप एटिपिकल तो टाइम पोटेंसी कम है, हम इसमें टिपिकल ड्रग्स यूज करेंगे, वो ड्रग्स जो कि इसके एक्यूट सिम्टम्स को कंट्रोल करें। तो टिपिकल ड्रग्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि आपके पास एक्यूट सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, जिनमें कि आपके पास यूज की जाती है हेलो पेरिडोल इस्तेमाल की जाती है। तो हेलोपेरिडोल ड्रग है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज की जाती है और आपके पास ये सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। हेलोपेरिडोल टिपिकल ड्रग कम्बेटिव पेशेंट में। थर्ड पेशेंट वो है जो कि नॉन कंप्लायंट पेशेंट है, जो कि कंप्लायंस शो नहीं कर रहा और आपके पास दवाइयां नहीं ले रहा। तो ऐसे पेशेंट में फिर आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर ड्रग्स यानी कि टिपिकल ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। और टिपिकल ड्रग्स में आपके पास कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? टिपिकल ड्रग में आपके पास इस्तेमाल की जाती है हेलोपेरिडोल, लेकिन इस दफा हेलोपेरिडोल, अब ये पेशेंट नॉन कंप्लायंट है और ये पेशेंट दवाई नहीं ले रहा, तो इस पेशेंट में आपके पास हेलोपेरिडोल का डिपो, यानी कि आपके पास स्किन में आप इंजेक्ट कर देते हैं अच्छा खासा डिपो, जो कि आपके पास कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहता है और पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करता रहता है। तो डिपो फॉर्म में ड्रग दी जाती है। और उसके अलावा अगर आपके पास तमाम चीजें फेल हो जाएं, यानी कि ऑल थेरेपी, इफ ऑल थेरेपी फेल्स,
तो आप कौन सी ड्रग यूज करते हैं? आपके पास एक टिपिकल ड्रग है जो कि इंतहाई ज्यादा इफेक्टिव है, टिपिकल ड्रग जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और उसका नाम है क्लोजापिन। क्लोजापिन इस्तेमाल की जाती है, क्लोजापिन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्लोजापिन को पहले क्यों इस्तेमाल नहीं किया? ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है, स्ट्रॉन्ग ड्रग है, टिपिकल ड्रग है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता बहुत ज्यादा, और वो है एग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी कि ये ग्रेनुलोसाइट्स को खत्म करती है। और इसके लिए आपको रिपीटेड सीबीसीज करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि आपके पास एग्रेनुलोसाइटोसिस ना हो रहा हो। अगर एग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है तो आपको टिपिकल क्लोजापिन को स्टॉप करना होगा। उसके बाद अब आखिरी बात करूंगा इसमें कि आपके पास अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक पे है और अचानक से एंटीसाइकोटिक देने की वजह से पेशेंट को फीवर शुरू हो जाए, रिजिडिटी आ जाए और मसल ब्रेकडाउन हो, यानी कि आप जब सीके लेवल्स कराएं और आपके पास सीके लेवल्स सीपीके लेवल्स रेज्ड हों, तो ये साइंस हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के, जो कि आपके पास साइकोटिक्स एंटीसाइकोटिक्स कर सकते हैं। यानी कि आपके पास फीवर, रिजिडिटी और क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज लेवल ज्यादा हो, यानी कि आपके पास मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसे कहते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को ट्रीट कैसे किया जाता है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को डेंट्रोलिन से ट्रीट किया जाता है। डेंट्रोलिन ड्रग है जो कि यूज की जाती है फॉर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ट्रीटमेंट। तो ये था हमारे पास सारा का सारा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास बिजार और नॉन बिजार बिलीफ हो सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में से वन ऑफ द थ्री इनमें से होना चाहिए, और उसके अलावा दो या दो से ज्यादा आपके पास होने चाहिए, यानी कि दो या दो से ज्यादा और एक जो है उन वन ऑफ द फर्स्ट थ्री में होना चाहिए। प्रेजेंटेशन टीनेजर होगा जो कि अचानक से बिहेवियर चेंज कर रहा है, और आपने चेक करना है कि उसमें टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करानी है कि मूड डिसऑर्डर है कि नहीं है। मेनली नॉर्मल पेशेंट जो कि कंप्लायंट पेशेंट में एटिपिकल यूज की जाती हैं। एटिपिकल में आपके पास पोटेंसी कम होती है लेकिन साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स पे बेटर कंट्रोल देते हैं। कम्बेटिव पेशेंट में टिपिकल पोटेंट ड्रग्स यानी कि हेलोपेरिडोल इस्तेमाल की जाती है। नॉन कंप्लायंट पेशेंट में टिपिकल ड्रग हेलोपेरिडोल डेपो फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। और अगर पेशेंट तमाम थेरेपियां आपके पास फेल हो जाए और तमाम थेरेपी फेल होने के बाद आप कोई पेशेंट को ड्रग देना चाहें तो आप टिपिकल क्लोजापिन ड्रग दी जाती है जो कि एग्रेनुलोसाइटोसिस करती है। फीवर, रिजिडिटी, सीपीके अगर हो तो आपके पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जिसे डेंट्रोलिन से ट्रीट किया जाता है। सो दिस वाज स्किज़ोफ्रेनिया। थैंक यू वेरी मच।